हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल है। इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 4th एडिशन और 5th एडिशन में क्या चेंजेस आए हैं। सो ओवरऑल अगर आप देख पाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस मैंने शो किया है, 4th एडिशन में जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे वो 54 थे और 5th एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 51 है। मींस 3 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कम हो गए हैं। दूसरा, 4th एडिशन में ओवरऑल NaBH स्टैंडर्ड जो थे इस चैप्टर के लिए वो 9 थे और जहां आप देख पा रहे हैं कि 5th एडिशन में ये 9 से घटकर 8 रह गए हैं। मींस एक स्टैंडर्ड भी कम हो गया है। ठीक है, सो अब इसको एक एक करके आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सो इंटेंट ऑफ द चैप्टर ये कहता है कि मींस ओवरऑल इस चैप्टर में आप क्या फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट में ब्रेकअप के तौर पे समराइज की हैं। सो सबसे पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि जो भी आपके हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो इस उद्देश्य से बना होना चाहिए कि आप अपने हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल का जो लेवल है वो बेटर हो। ठीक है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करा जाए, खत्म किया जाए और साथ ही साथ पेशेंट, विजिटर और जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज हैं उनको ध्यान में रखा जाए और उनके लिए भी जो भी प्रोटोकॉल्स हमें बनाने हैं, मेंटेन करने हैं, वो सारी चीजें हमेशा ध्यान से मेंटेन की जाए। पॉइंट नंबर 2 में हमने फोकस किया है कि हमें एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट सोर्सेस मिलने चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए। मींस हमें मैन पावर मिलनी चाहिए, हमें मटेरियल मिलना चाहिए और हमें रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज मिलने चाहिए लाइक टीम एफर्ट्स। अदर रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो टीम एफर्ट्स की बात होगी यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 में बात की गई है इंप्लीमेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन क्लिनिकल एरियाज। जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो उन्हें क्लिनिकल एरियाज में अच्छे से मेंटेन करें और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें। पॉइंट नंबर 4 में बात की गई है टेक एक्शन टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन पेशेंट। हमें हमेशा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को इस तरीके से मैनेज करें कि पेशेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट ना आए, ना ही हमें किसी पेशेंट में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मिलना चाहिए। हमें इस तरीके से अपने प्लान करने चाहिए, हमें अपनी चेकलिस्ट बनानी चाहिए, हमें स्टाफ की ट्रेनिंग करनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए इस बात को लेकर। पॉइंट नंबर 5 में बात की गई है परफॉर्म सर्विलेंस टू कैप्चर एंड मॉनिटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेटा। यहाँ पे फोकस इस चीज पे किया गया है कि हमें किस तरीके से अपने हॉस्पिटल में सर्विलेंस प्रोग्राम बनाना चाहिए, किस तरीके से डेटा को कैप्चर करना चाहिए, किस तरीके से पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए या अदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि आप हैंड हाइजीन प्रैक्टिस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा। आप हॉस्पिटल का एनवायरमेंटल सर्विलेंस कैसे कर रहे हैं, पेशेंट का कल्चर कैसे भेज रहे हैं, एनवायरमेंटल कल्चर कैसे भेज रहे हैं, किस किस पीरियोडिसिटी पे भेज रहे हैं, तो वो सारी चीजों को कैप्चर करने की जो टेक्निक है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो यहाँ पे बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 6 जहां पे बात की जा रही है इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स की, इंक्लूडिंग स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस। यहाँ पे बात की जा रही है इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की या डिवाइसेस की क्लीनिंग का, डिसइंफेक्शन का या स्टरलाइजेशन का क्या प्रैक्टिसेस, क्या प्रोटोकॉल हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में बात की जा रही है टेक एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इट्स स्टाफ। डेफिनेटली जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 4 में बात की है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम पेशेंट के लिए फोकस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कैसे हम पेशेंट का इन्फेक्शन लेवल डाउन कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पॉइंट नंबर 7 में बात की है कि हमें कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम अपने हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज का भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कम कर सकें या बिल्कुल खत्म कर सकें। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस चैप्टर का जो ओवरऑल फोकस है वो इसी बात पे है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में जैसा कि मैंने दिखाया आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं
और 10 चैप्टर्स में HIC का क्या स्टैंडर्ड है? टोटल स्टैंडर्ड है 8 और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं? 51। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और स्टैंडर्ड का एक स्ट्रक्चर है कि हम इन टोटल 8 स्टैंडर्ड्स पे फोकस करेंगे। HIC 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल एक एक स्टेप्स वाइज, एक एक स्टैंडर्ड वाइज, एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वाइज हम इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहां से हमारा स्टैंडर्ड 1 स्टार्ट होता है। अब स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम aimed at reducing, eliminating risk to prevent patient, visitors, provider of care and community। यहां पे 4 चीजों पे फोकस की गई है। एक पेशेंट, दूसरा विजिटर, तीसरा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मींस एम्प्लॉइज, हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज होते हैं, एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी मींस समाज, सोसाइटी, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं या आसपास जो पब्लिक सोसाइटीज हैं, उन सब का भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए, हमारा प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन करेंगे, कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको हटाएंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा हॉस्पिटल का, वो इन 4 लोगों के लिए ज्यादा फोकस्ड होगा और 4 पैरामीटर पे ज्यादा फोकस्ड होगा। तो यहाँ पे इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हॉस्पिटल का एक इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनाना होता है। इस मैनुअल में हमें छोटी छोटी ढेर सारी SOPs बनानी होती हैं और उन SOPs को जब आप बनाते हैं तो आप कई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसमें कि WHO गाइडलाइंस हो सकती हैं, CDC गाइडलाइंस हो सकती हैं, मैनुअल फॉर कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन की गाइडलाइन हो सकती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाय नाको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन 4-5 लोकेशन से आप ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं और उन गाइडलाइन के रेफरेंसेस से आप अपने इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली हमने जो चेंजेस की बात की है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब अगर आप 4th एडिशन का इंटरप्रिटेशन देखते HIC 1A का, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन मॉडिफाई किया गया है, उसमें क्या मॉडिफाई किया गया है वो आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। यहाँ पे फोकस जो किया गया है वो इस चीज पे है कि आप रिटन गाइडेंस को फोकस करें और उनको ही मॉनिटर करें। जो ओवरऑल एम है आपके हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल का, ऑब्जेक्टिव का, प्रोसेसेस का, प्रोग्राम का, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल की प्रायोरिटी के बिहाफ पे बना होना चाहिए, करंट और साइंटिफिक नॉलेज के बिहाफ पे बना होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात जो है, वो कई बार क्या होता है कि आप लोग जब इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस पढ़ते हो तो वो जो है स्पेसिफिक आपके हॉस्पिटल के बिहाफ पे नहीं बनी होती हैं। आपको उनसे पढ़ना है, उन गाइडलाइन को समझना है और अपनी खुद के प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर वहां से ले सकते हैं, बट प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव आप अपने हॉस्पिटल का खुद का बनाते हैं और डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अस्पतालों में मैंने देखा है कि वो पूरी की पूरी गाइडलाइन उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जबकि उसमें जो लिखा है वो आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रहा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको रिटन गाइडेंस तो लेनी है, लेकिन आपको ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको खुद का बनाना होता है। और दिस शैल बी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज। आपकी खुद की प्राथमिकताएं क्या हैं, आपकी करंट साइंटिफिक नॉलेज क्या है और आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके बिहाफ पे बननी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज को और फोकस किया गया है कि जब आप अपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम को बनाते हैं तो आप एक टूल का यूज कर सकते हैं, जिस टूल का नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल। इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल में एक चेकलिस्ट के आधार पे WHO CDC के द्वारा दी गई है, इसका जिक्र मैंने आगे किया है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आप उस टूल की सहायता से अपने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से रिव्यू भी करते हैं समय समय पे
और उसे मॉनिटर भी कर पाएंगे। इस कंट्रोल इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल में आपको जो अदर चीजों पे फोकस करना है वो हैंड हाइजीन पे फोकस करना है, जनरल हाइजीन पे फोकस करना है, क्लीनलीनेस पे फोकस करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का इम्प्लीमेंटेशन, इन सारी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। जब आप इस इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को बनाएंगे तो ये सारी चीजों को आप फोकस करेंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो HIC-1B की हो रही है। ये HIC-1B जो है वो पहले, अगर आप 4th एडिशन की नॉलेज रखते हैं तो HIC-2A था, उसको वहां से उठा के HIC-1B में ले गया है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो जा रही है हाई रिस्क एक्टिविटीज की, और हाई रिस्क एक्टिविटीज को लेके जो रिटन गाइडेंस आपको फोकस करनी है उसके बारे में बात की जा रही है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि HIC-1B क्या है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट HIC-1B में कहा गया है कि द हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम आइडेंटिफाई हाई रिस्क एक्टिविटीज एंड हैज रिटन गाइडेंस टू प्रिवेंट एंड मैनेज इन्फेक्शन फॉर दीज एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने हॉस्पिटल की एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में हाई रिस्क एक्टिविटीज के हमें कुछ नाम डालने होंगे, और वो हाई रिस्क एक्टिविटीज के कुछ नाम एग्जांपल के तौर पे मैंने नीचे मेंशन किए हैं। या जैसे कि आप ले सकते हैं कि कोई भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड की हैंडलिंग आप करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके के सैंपल की हैंडलिंग आप करने जा रहे हैं, पेशेंट के सैंपलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी भी तरीके के शार्प मींस निडल या अदर टाइप ऑफ शार्प अगर आप हैंडल करने जा रहे हैं, या फिर एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट, किसी भी तरीके की मेडिकल डिवाइसेस या इक्विपमेंट जो ऑलरेडी पेशेंट पे यूज हो चुके हैं उनका आप क्लीनिंग करने जा रहे हैं या उनकी आप हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की आप हैंडलिंग कर रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज का आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, और इन एक्टिविटीज पे आपको फोकस करना होगा और ये ध्यान देना होगा कि जब जब कभी कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसे किसी तरीके का इन्फेक्शन होने की संभावना तो नहीं है। वो उसने सारे जो प्रिवेंशन लेने थे, जो PPE हमें यूज करने थे, वो सब उसने यूज किए हैं या नहीं। ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का काम होता है कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज की लिस्ट बनाए और उस पर फोकस करे। अभी जो HIC-1C है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, वो पहले 4th एडिशन में HIC-1B हुआ करता था, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है और इंटरप्रिटेशन को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन किया गया है उसे 2 शब्दों में रखा गया है। पहले उसमें एक शब्द हुआ करता था कि आपको अपना जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो साल में एक बार अपडेट किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार इसमें एक शब्द को और ऐड किया गया है कि आप जब अपने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम को अपडेट करेंगे तो उसको अच्छे से रिव्यू भी करेंगे और उसके जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको भी नोट आउट करेंगे। अब the update process means that in case the annual review does not identify any opportunity for improvement, the same shall be documented in the minutes of the infection control committee. यदि आप अपने इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को रिव्यू कर रहे हैं और अगर आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती उसका अपडेट करें ही करें और आप उसमें कुछ पॉइंट ऐड करें ही करें। इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मीटिंग मिनट में इस बात का जिक्र करेंगे कि आपने सो एंड सो डेट पे आपने मीटिंग करके इसको रिव्यू किया और फाइनली म्यूचुअल डिसीजन के साथ में आपने ये पाया कि हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल में अभी कोई भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें नहीं मिल रहा है या हमें नहीं दिखाई दे रहा है या उसकी जरूरत नहीं है। तो आप वही चीज आप अपने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की मीटिंग ऑफ मिनट्स में मेंशन कर देंगे, और अगर आपने उसे फर्दर अपडेट नहीं किया है किसी एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना वर्जन नंबर और आपका डॉक्यूमेंट नंबर और आपकी डेट आपको चेंज करनी होगी। अब यहाँ पे जो सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बात की गई है HIC-1C में कि आपको द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इज रिव्यूड एंड अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर।
अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन न्यू अपडेट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आप जो नए आइडियाज लेके आएंगे या नए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप आइडेंटिफाई करेंगे या कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे? नई नई जो गाइडलाइंस आ रही हैं सीडीसी, डब्ल्यूएचओ की या अदर किसी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनकी गाइडलाइन के बिहाफ पे, नए नए अमेंडमेंट्स के बिहाफ पे आप अपनी इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल को अपडेट कर पाएंगे और इसे बेहतर बना पाएंगे। HIC 1D में कहा गया है, द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इज रिव्यूड बेस्ड ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल। यहाँ पे एक इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल की बात की जा रही है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, और ये टूल जो है ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसका 2 एजेंसियों ने इसके बारे में बात की हुई है और अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया हुआ है, एक डब्ल्यूएचओ ने और दूसरा सीडीसी ने। अब इन लोगों ने क्या किया है, इस टूल को कई कैटेगरी के लिए बनाया है, जिसमें फैसिलिटी लेवल और एक्यूट केयर हॉस्पिटल के लिए अलग अलग इसकी जिक्र की गई है। मैंने नीचे इसका जो है लिंक दिया हुआ है और इस लिंक के बिहाफ पे हम आगे हमने और डिटेलिंग भी की हुई है। अब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल बेसिकली 3 डोमेन पे, जो एक्यूट केयर हॉस्पिटल है वो 3 डोमेन पे फोकस्ड होते हैं। अब जब भी कभी हम अपने हॉस्पिटल का असेसमेंट करते हैं असेसमेंट टूल किट के द्वारा, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले पॉइंट में कि हमारे हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो कैसा है। दूसरे पैरामीटर पे हम देखते हैं कि हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस किस तरीके की हैं। और इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैंड हाइजीन को चेक करते हैं, हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी को देखते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को देखते हैं, हम CAUTI को देखते हैं कि उसका इन्फेक्शन का रेट कैसा जा रहा है, क्लैप्सी को देखते हैं, VAE को देखते हैं, इंजेक्शन सेफ्टी को देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को देखते हैं, और किसी भी तरीके की CDI की लेके जो हमारी गाइडलाइंस हैं उन पर फोकस करते हैं, एनवायरमेंटल क्लीनिंग को लेके फोकस करते हैं और डिवाइस रीप्रोसेसिंग को लेके फोकस करते हैं। अब ये जो डिवाइस रीप्रोसेसिंग वर्ड जो आया है, इसमें मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं। इसका मतलब ये कि जब भी कभी कोई इक्विपमेंट या आइटम आप अपने हॉस्पिटल में मरीज पे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करते हैं, तो उसका प्रोटोकॉल आपके हॉस्पिटल में क्या है, इस चीज को लेके स्पेसिफिकली NABH हमेशा पूछता है, तो आपको इसके लिए एक अलग से SOP बनानी होती है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो आपको देखना होता है, जो थर्ड डोमेन है वो ये है कि सिस्टम टू डिटेक्ट, प्रिवेंट, रिस्पॉन्ड टू HAI एंड MDR। यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारे हॉस्पिटल में किस तरीके का सिस्टम बना हुआ है इन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। इंसिडेंट मींस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन अगर कोई हुआ है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हमें कोई मिलते हैं, तो उसको लेके हमारे प्रोटोकॉल्स क्या है और हमारा फर्दर एक्टिविटी क्या होगी। पॉइंट नंबर 3 में हम फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज को, जहां पे 9 अलग डोमेन को हम असेसमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम फोकस करते हैं फॉर आउट पेशेंट सेटिंग्स को, जहां पे हम OPDs को लेके फोकस करते हैं। यहाँ पे 13 अलग डोमेन का असेसमेंट डिफाइन किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 में हम हीमोडायलिसिस फैसिलिटीज को चेक करते हैं, और जिसके लिए 11 अलग डोमेन का असेसमेंट का पैरामीटर आपको दिया गया है। आप ये सारी तरीके की चेकलिस्ट को आप CDC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल के नाम से आप गूगल पे सर्च करके पा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो बेसिकली HIC 1C है, और HIC 1C पहले 4th एडिशन में HIC 1C आता था, जो कि अब 1E हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें जो फोकस किया गया है वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम C को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो क्या कह रहा है, फिर आगे फर्दर डिटेलिंग में जाएंगे। So HIC 1E में बोला गया है, the organization has a multidisciplinary infection control committee which coordinate all infection prevention and control activities। Means आपके अस्पताल में एक जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनी होगी वो किस चीज को कोऑर्डिनेट करेगी, वो सारी तरीके की एक्टिविटीज को,
जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है, प्रिवेंशन से रिलेटेड है, उनको मैनेज करेगी। हर महीने में एक बार एटलीस्ट मीटिंग होगी। यहाँ पे आगे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में क्लियरली मैंने लिखा भी है, द कमिटी शैल ले डाउन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू गाइड द इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अपनी कमेटी की एक गाइडलाइन बनानी होगी कि कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कमेटी की फंक्शनिंग क्या है, कमेटी कितने दिनों में एक बार मिलेगी, कमेटी किस तरीके से एक्शन लेगी, और कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन है और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये आपको बनानी होंगी और उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, और डॉक्यूमेंट करके, साइन करके, स्टैंप लगा के अपने पास एक फाइल में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि एटलीस्ट मंथली मीटिंग होनी चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं कि क्वार्टरली मीटिंग करते हैं या हाफ ईयरली मीटिंग करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी एनएबीएच 5th एडिशन में। एनएबीएच 4th एडिशन में कई बार ये एक्सेप्ट हो जाती थी, बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। देन आप जो भी मीटिंग करेंगे उसके मीटिंग और मिनट्स आपके पास होने चाहिए, और उस पे सबके साइन होने चाहिए, और उसकी कॉपी आपके टॉप मैनेजमेंट को शेयर की जानी चाहिए। कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में आप किन किन लोगों को एज अ मेंबर ले सकते हैं। उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है तो आप उन्हें ले सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ले सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को ले सकते हैं, लेबोरेटरी स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन सारे लोगों को आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो अपने हॉस्पिटल की जो कमेटी है उसमें सिलेक्टेड लोगों को ही रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे डिपार्टमेंट से कोई ना कोई होना ही चाहिए, बट मिनिमम आपको आपके हॉस्पिटल का जो कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो होना चाहिए। आपके यहाँ इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जरूर होनी चाहिए, और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर जरूर होना चाहिए। इसके बारे में आगे मैंने जिक्र भी किया है कि वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की जो गोल है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला गोल होगा हमारा टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू एज अ मिनिमम। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में जो होना चाहिए हमारा वो है टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट, एम्प्लॉयज, विजिटर्स थ्रू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड सर्वेलेंस। गोल नंबर 3 में हमारा जो फोकस है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हमें अपने हॉस्पिटल के अंदर और समाज में होने वाले इन्फेक्शंस की हमेशा जानकारी होनी चाहिए, और हमें हमेशा आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए किस तरीके के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, किस तरीके के इन्फेक्शंस आजकल हो रहे हैं, और उनसे किस तरीके से बचाव करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोविड-19 आया तो किसी ने उस तरीके से फोकस नहीं किया, जबकि अगर आप देखो तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक हॉस्पिटल में, और इस रोल को हमने कोविड-19 के दौरान बहुत अच्छे से समझा और देखा भी। सो आगे भी हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा इस चीज पे फोकस रखना चाहिए। जो है 1F जो है वो आपका कमिटमेंट कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं इस स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के द्वारा। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इन्फेक्शन कंट्रोल टीम which coordinate implementation of all infection prevention and control activities। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप अपने हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम बनाएंगे, और वो टीम जो है वो मिलके सारे स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेगी। अब ये जो टीम होगी इसमें कौन कौन लोग होंगे? सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, और डिफरेंट लोकेशन से, डिपार्टमेंट से आप एक रिप्रेजेंटेटिव को बना सकते हैं एज अ एनएबीएच कोऑर्डिनेटर, एज अ इन्फेक्शन टीम मेंबर, जो कि वहां पे अपने डिपार्टमेंट में भी इंडिपेंडेंटली चीजों को फोकस करेंगे और मॉनिटर करेंगे। और ये जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के लिए, और हर तरीके की सर्वेलेंस एक्टिविटीज एंड ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट HIC 1G में कहा गया है द हॉस्पिटल हैज अ डेजिग्नेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एज अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने हॉस्पिटल की एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीम बनानी होगी, उस टीम में एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर आपको अपॉइंट करना होगा।
इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन मिनिमम जो पहले बताई गई थी वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बताई गई थी, और साथ ही साथ अगर कोई आपके यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है फुल टाइम तो आप अपने हॉस्पिटल में किसी भी सर्जन या फिजिशियन को इस डेजिग्नेशन पे बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है हमारे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है तो कौन बनेगा, तो कोई भी सर्जन या फिजिशियन जो आपके हॉस्पिटल में है वो एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं। Then the hospital has a designated infection control nurse as a part of infection control team. So HIC 1H में कहा गया है कि आपके हॉस्पिटल में मिनिमम एक नर्स होनी चाहिए, उस नर्स की क्वालिफिकेशन जीएनएम और बीएससी होनी चाहिए, एएनएम नहीं चलेगी, और उस नर्स को एक एटलीस्ट एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के साथ में उसके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। A nurse should be registered responsible for surveillance of healthcare associated infection and compliance monitoring. वो नर्स की जिम्मेदारी होगी हॉस्पिटल में ओवरऑल सर्वेलेंस कंडक्ट करने की, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करने की और इम्प्लीमेंट कराने की। लेकिन एनएबीएच 5th एडिशन में एक चीज पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि जब इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स फोकस करेगी तो उसको क्या क्या चीजें फोकस करनी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस बार कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुड इंक्लूड सर्विलेंस ऑफ HAI, associated organism, compliance monitoring of hand hygiene, transmission related precautions, isolation practices, infection specific care bundles, disinfection and sterilization processes and checklists, education of healthcare workers, working on outbreak and documentation. At the minimum there shall be one dedicated nurse as per 250 bedded. ये मैं एक चीज आपको फोकस कराना चाहूंगा, पहले क्या होता था कि पहले के स्टैंडर्ड में वो मेंशन किया गया था कि 100 बेड पे एटलीस्ट एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन अब इसको बढ़ा के 250 बेड पे एक नर्स का रिक्वायरमेंट दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 250 बेड पे एक नर्स की, तो यहाँ पे ये भी किया गया है कि दे शुड बी सपोर्टेड बाय लिंक्ड नर्सेस। सो 250 बेड पे वो अकेले तो सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाई, तो एनएबीएच ने कहा है वहां पे लिंक नर्सेज होनी चाहिए। अब वो लिंक नर्सेज कौन सी होंगी? हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज इन देयर वर्क एरिया। मींस जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप अपने हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप कुछ लोगों को चुनेंगे और उन लोगों को चुन के आप ये देखेंगे कि उनको इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम में आप उन्हें ले लें और उनको कुछ जिम्मेदारियां दे दें। अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आपकी टीम भी बेहतर होगी, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगा और उसकी कंप्लायंस भी बेहतर आएगी। HIC 1I में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज फॉर द कम्युनिटी। यहाँ पे बात की जा रही है कम्युनिटी की, एक एजुकेशन जो आप अपने हॉस्पिटल के स्टाफ की करते हो, पेशेंट की करते हो, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि आप सोसाइटी के लिए किस तरीके की अवेयरनेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि HIC एक्टिविटी फॉर कम्युनिटी में आप क्या कर सकते हैं, समाज में आप जगह जगह पे जाके स्कूलों में या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में सोसाइटीज में जाके आप उन्हें हैंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, उनको एंटीबायोटिक का यूज किस तरीके से करना चाहिए इस पे आप उन्हें अपना जनरल अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग एंटीबायोटिक का यूज बिल्कुल बिना किसी सलाह के कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस बन जा रहा है। और जब वो पेशेंट अपने बन के अपने हॉस्पिटल में आते हैं या किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो उस समय उनका ड्रग रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार हमें पेशेंट के ऊपर जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमें रिस्पांस नहीं मिलता और पता लगता है कि ढेर सारी दवाइयां वो पहले से खा चुके हैं, ढेर सारी एंटीबायोटिक वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ले चुके हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंस है ऑलरेडी बना हुआ है। अब उनके लिए कोई नई एंटीबायोटिक का यूज करना होगा या फिर लेवल 4 एंटीबायोटिक का यूज करना होगा जिसकी रिस्ट्रिक्शन पहले से बताई गई है। तो अगर हम आम लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे तो हम बेहतर समाज बना पाएंगे और बेहतर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बता पाएंगे। फिर आप समाज में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के यूज के बारे में नॉलेज दे सकते हैं और समय समय पे उन्हें अवेयर करा सकते हैं। NABH इसके बारे में भी अब NABH 5th एडिशन में आपसे पूछेगा।
HIC 1J में NABH ने कहा है द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग कम्युनिटी आउटब्रेक्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि हर हॉस्पिटल को पार्टिसिपेट करना चाहिए कम्युनिटी आउटब्रेक्स में। अब ये कम्युनिटी आउटब्रेक क्या है कि जब भी कभी कोई बीमारी बड़ी नंबर में दिखाई देती है, बड़े तरीके से दिखाई देती है, एग्जाम्पल के तौर पे हम डेंगू के केसेस जब देखते हैं कि एक साथ ढेर सारे केसेस आ रहे हैं, तो हमें उन्हें रिपोर्ट करना होता है कि कौन से एरिया से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में कौन सा लोकेशन से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हमें सीएमओ ऑफिस को या अदर एजेंसीज को इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में हमें देखना होता है कि इट इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफ एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। यहाँ पे हमें देखना होता है कि जब हम कभी किसी आउटब्रेक को फोकस करते हैं तो हमें एक तो रिपोर्ट करना है और दूसरा अपने हॉस्पिटल की एक टीम को ट्रेन करके रखना है कि यदि ऐसे पेशेंट आते हैं तो ढेर सारे कैटेगरी के पेशेंटों को हम कैसे मैनेज करेंगे, कौन लोग हैं जो हमारे स्पेसिफिकली ट्रेंड होंगे, कौन लोग इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे और किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। यहाँ पे NABH में डिजास्टर टीम के नाम से एक टीम बनाई जाती है जिस टीम में ढेर सारे डॉक्टर, नर्सेज और अदर सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में कोविड-19 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जब कोविड-19 आया तो हमने उसकी रिपोर्टिंग सीएमओ ऑफिस में वीकली, डेली करना स्टार्ट कर दी। और फिर अगर कोविड-19 के अलावा एग्जाम्पल है तो ढेर सारी स्पेसिफिक डिजीजेस हैं जो हम IDSP फॉर्म के थ्रू या अदर टाइप ऑफ फॉर्म के थ्रू सीएमओ ऑफिस या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज को हम रिपोर्ट करते हैं। ये IDSP फॉर्म का एक सैंपल है जिस फॉर्म में आप देख सकते हो ढेर सारी बीमारियों के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब भी कभी इस तरीके की बीमारियां हमारे आसपास दिखाई देती हैं तो हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली उन पेशेंट्स की कैटेगरी को इन्फॉर्म करते हैं सीएमओ ऑफिस को और नंबर ऑफ केसेस के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। यहां से HIC स्टैंडर्ड 2 स्टार्ट होता है और HIC 2 जो है वो पूरी तरीके से फोकस है किस चीज पे, एडिक्वेट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है तीन चीजों पे कि जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने तीन इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हॉस्पिटल को अपना बजट डिसाइड करना चाहिए। हर एक साल हम एक मिनिमम बजट के साथ में फोकस रहें कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे कितना बजट लेके आने वाले हैं इस बार और क्या क्या हम चीजें फोकस करेंगे सो दैट हम हॉस्पिटल में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अवेलेबल करा पाए या अदर डिसइंफेक्टेंट्स या अदर मटेरियल जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जरूरी है उसकी अवेलेबिलिटी करा पाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। साथ ही साथ रिसोर्सेज को लेके लाइक हैंड हाइजीन की मॉनिटरिंग के लिए या हैंड हाइजीन से रिलेटेड फैसिलिटी के लिए हम ये कैसे देखेंगे कि हैंड वॉशिंग कहाँ पे है, क्या क्या हैंड ड्रग्स हमने अवेलेबल कराए हैं या किस किस तरीके से हमने चीजों को वहां पे फोकस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। HIC 2A में कहा गया है द मैनेजमेंट मेक्स अवेलेबल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को हर एक तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम की मद्देनजर रखते हुए अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं। HIC 2B में कहा गया है कि हॉस्पिटल को एक बजट बनाना चाहिए एनुअल बेसिस पे और जिसको हमें एडिक्वेट फंड के साथ में ईयर मार्क करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए। अपने जो हॉस्पिटल का ओवरऑल जो बजट होता है उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के नाम से एक सेगमेंट होना चाहिए, उस सेगमेंट में स्पेसिफिकली एक अमाउंट अलॉट होनी चाहिए। देन HIC 2C में कहा गया है educate and appropriate personal protective equipment, soap, disinfectant are available and used correctly। यहाँ पे हमें देखना होता है कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, सोप की अवेलेबिलिटी, डिसइंफेक्टेंट की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं और उनका यूज सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। एडिक्वेट यूज ऑफ पीपी के लिए हमें अपने स्टाफ को डॉनिंग एंड डॉफिंग दोनों समय समय पर सिखानी चाहिए और इसके बारे में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। HIC 2D में कहा गया है adequate and appropriate facility for hand hygiene in all patient care areas are accessible to healthcare providers।
इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था NABH फोर्थ एडिशन तक कि NABH ने स्पेसिफिकली कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन NABH फिफ्थ एडिशन में उन्होंने स्पेसिफिकली शब्दों का प्रयोग किया है। पहले वो आते थे तो सुझाव दे के जाते थे कि नहीं यहाँ पे एल्बो टैप होनी चाहिए, यहाँ पे हैंड हाइजीन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वॉश बेसिन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो हैंडर भी अवेलेबल नहीं है। तो वो रिकमेंडेड करके जाते थे, रिकमेंडेशन देके जाते थे, यहाँ पे आप सोप डिस्पेंसर लगवाइए, यहाँ पे ये लगवाइए। बट NABH फिफ्थ एडिशन में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि फैसिलिटी ऑफ हैंड फ्री टैप फॉर हैंड वॉशिंग इट शुड बी अवेलेबल, हैंड रब डिस्पेंसर शुड बी अवेलेबल, हैंड सोप अवेलेबल एंड हैंड ड्रायर इन कन्वीनियंट एरियाज। हमें जहां पे भी हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी दी गई है वहां पे हैंड ड्रायर्स की भी अवेलेबिलिटी करानी होगी। HIC 2E में कहा गया है आइसोलेशन एंड बैरियर नर्सिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन रूम के नाम से या आइसोलेशन वार्ड के नाम से कोई अलग से एक लोकेशन डिजाइन करनी होगी जिसमें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस वाले पेशेंटों को रखेंगे और वहां पे उन चीजों को मॉनिटर करेंगे और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस ले सकते हैं बैरियर नर्सिंग का। बैरियर नर्सिंग में अलग से स्पेशली डिजाइन किया गया है कि जो भी लोग वहां पे काम करेंगे उनकी अलग से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो लोग बैरियर नर्सिंग में ट्रेंड होने चाहिए। Nursing of the patient with infectious disease in isolation to prevent the spread of infection। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोग भी वहां पे काम करेंगे हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट के संपर्क में रहते हैं तो उनकी वजह से और लोगों को भी बीमारी हो सकती है। तो वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें और समय समय पे हॉस्पिटल और उस पर्टिकुलर लोकेशन की क्लीनिंग कराते रहें। हैंड हाइजीन के लिए हमें जब हम मॉनिटर करते हैं फैसिलिटीज तो आपने समझ ही ली है। हैंड हाइजीन को जब हम मॉनिटर करते हैं तो हम एक ऑडिट के थ्रू उसको फोकस करते हैं अपने हॉस्पिटल में। और NABH फिफ्थ एडिशन में इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि आपने हर एक कैटेगरी के स्टाफ को फोकस किया है नहीं किया है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नर्स को फोकस करें और अपने जो डेटा का स्ट्रक्चर तैयार करें या जो रिपोर्ट तैयार करें वो सिर्फ और सिर्फ नर्सेस की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर के अलग, नर्स के अलग और सपोर्टिंग स्टाफ के अलग आपको एक कंप्लायंस रेट बताना होगा और ये मॉनिटरिंग कौन करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स करती है। आइसोलेशन बैरियर फैसिलिटी में हमें कुछ चीजों को ध्यान देना चाहिए। एक तो हैंड हाइजीन फैसिलिटीज को लेके, PPE को अवेलेबिलिटी को लेके, डिकंटामिनेशन को लेके, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, लिनन एंड लॉन्ड्री को लेके, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन को लेके और पेशेंट प्लेसमेंट को लेके। ये जो टोटल पॉइंट्स हैं इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए स्पेशली आइसोलेशन वाले केस में। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी सुविधा हम वहां पे उपलब्ध करा रहे हैं वो सुविधा स्पेसिफिक हो और औरों में मिक्स ना हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो PPE आप वहां यूज कर रहे हो, जो आप उसे ड्रॉप कर रहे हो वो अदर स्टाफ के साथ में मिक्स ना हो जाए, किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए। आप जो वेस्ट वहां से निकल रहा है उसको अलग से सेग्रीगेट करें, जो लिनन वहां से निकल रहा है उसको अलग से सेग्रीगेट करें, डिसइंफेक्ट करें। पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो लाइक स्ट्रेचर व्हीलचेयर वो सेपरेट होने चाहिए, वो सबके साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। और पेशेंट का जो प्लेसमेंट है वो सेपरेट लोकेशन पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप जनरल वार्ड में आप सबके साथ लिटा देंगे या ICU में सबके साथ लिटा देंगे। आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी अपने हॉस्पिटल में। देन यहाँ पे बात आती है निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन की। जैसे ही आप बोलते हो कि आपके यहाँ आइसोलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो NABH से पूछता है कि क्या आपके पास निगेटिव प्रेशर की वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे आप कहते हो हाँ तो वो कहता है कि मेरे को दिखाओ कैसे आप मैनेज करते हो। उस केस में हमें क्या करना होता है, वहां पे एक AHU लगाना होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जिस एयर हैंडलिंग यूनिट के जरिए हम निगेटिव प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये एक कुछ स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इन जो पॉजिटिव प्रेशर है उसको कैसे मेंटेन करते हैं और जो नेगेटिव प्रेशर उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ये जो पहले वाला था वो नेगेटिव प्रेशर के लिए था और ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव प्रेशर के लिए। अब पॉजिटिव प्रेशर के लिए हमें क्या करना होता है, एग्जॉस्ट की सप्लाई देखनी होती है। ये जो सप्लाई आप देख रहे हो ये बेसिकली जो AC का सिस्टम लगा होता है AHU के थ्रू, उसके थ्रू आ रही होती है और वो क्या करता है कि
फ्रेश एयर देता है। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उस फ्रेश एयर को बाहर निकालता है, और एक एग्जॉस्ट यहाँ लगा है, फिर एक एग्जॉस्ट इस तरह से लगा होता है, जिससे कि वो किसी और के कांटेक्ट में ना आ सके वो एयर, और डायरेक्टली बाहर निकल जाए। अब नीचे आप देख सकते हो कि उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी दी है यहाँ पे क्लियरली, कि पॉजिटिव प्रेशर में ग्रेटर सप्लाई होनी चाहिए देन एग्जॉस्ट एयर। हमें जो फ्रेश एयर है उसकी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन ऑफ एग्जॉस्ट की। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ज्यादा एरो बने हुए हैं, तो मीन्स ज्यादा एयर आ रही है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन की कैपेसिटी कम है, वो कम एयर को ही बाहर फेंक पा रहा है। देन प्रेशर डिफरेंशियल को लेके भी क्लियर बोला गया है। ये प्रेशर डिफरेंशियल आप कैसे देख पाएंगे, आप जब एयर हैंडलिंग यूनिट लगाते हैं तो वहां पे एक डिवाइस लगती है जो कि प्रेशर डिफरेंशियल को दिखाती है। NABHSSI स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा कि आपके यहाँ डिवाइस लगी है नहीं लगी है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हाँ हाँ इसमें हमारा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है। वो कहते हैं ठीक है, आप ये जो डक्ट आप मुझे दिखा रहे हैं इसमें आप मुझे वो डिवाइस दिखा दीजिए जहाँ पर प्रेशर डिफरेंशियल आपका दिखता हो, और आप उसे मॉनिटर करते हैं या नहीं करते। इन्फेक्शन कंट्रोल को मॉनिटर करना होता है। फिर यहाँ पे कई सारी चीजों पे फोकस किया गया है। रूम जो है वो पेशेंट का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इम्यून सिस्टम के साथ में। रूम ऑफ पेशेंट विद कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम, हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ऑपरेटिंग रूम में दो चीजें हमें सेपरेट रखनी चाहिए, एक जहाँ पे हम नेगेटिव प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर जहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं वो लोकेशन हमारी सेपरेट होती है। एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर, और पेशेंट के रूम जहाँ पे भी हम चीजों को फोकस करते हैं पॉजिटिव प्रेशर के लिए या नेगेटिव प्रेशर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं HIC3 की तरफ। HIC3 स्टैंडर्ड जो फोकस करता है वो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है कि क्लिनिकल एरियाज में आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन क्लिनिकल एरियाज। तो इसको समझते हैं कि जब भी हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की या अदर किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है NABH में। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ढेर सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिव आइटम्स आप दिखाने होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे HIC3A की। HIC3A में क्लियरली बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सबसे पहले हर अस्पताल को स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। अगर आप कहते हो कि अगर आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि आप हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में आप यूज ऑफ PPE कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एडिकेट्स आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट, आपने पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं, प्रॉपरली हैंडल एंड प्रॉपरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट पेशेंट केयर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस एंड डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएटली। आप वो देख रहे हैं कि आप पेशेंट को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप किस तरीके से उनकी केयर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट डिवाइसेस आप यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, उसकी क्लीनिंग कैसे कर रहे हो, उसको डिसइंफेक्ट कैसे कर रहे हो, और उस एनवायरनमेंट जहां पे पेशेंट है वहां के एनवायरनमेंट को आप क्लीन कैसे कर रहे हो। देन हैंडल टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री केयरफुली, आप लिनेन मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, आप सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप मास्क पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं जब आप लंबा पंचर परफॉर्म कर रहे हैं। एंश्योर हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी इंक्लूडिंग प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ निडल एंड अदर स्टाफ, आप अपने अस्पताल में यूज होने वाले शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को और किसी भी तरीके के निडल को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस चीज पे फोकस करते हैं। इसके लिए CDC ने अपनी गाइडलाइन दी है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। HIC2D एंड 3B में जो फोकस किया गया है वो किया गया है हैंड हाइजीन गाइडलाइंस को, और यहाँ पे कहा गया है कि आपको स्पेसिफिकली हैंड हाइजीन को फोकस करना चाहिए और कैसे आपको टारगेट करना चाहिए टू रिमूव जर्म्स आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको किस तरीके से कीटाणुओं को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई नहीं देते हैं उनको कैसे आपको वहां से हटाना है और समय समय पे हाथों को धोना है। इसके लिए ढेर सारे पोस्टर्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगे, कहीं पे 8 स्टेप लिखे होंगे, कहीं पे 11 स्टेप लिखे होंगे, लेकिन इस चीज को लेके आप स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2019 की गाइडलाइन भी अगर आप फॉलो करते हो तो भी आप
का काम हो जाएगा, आपको ज्यादा अलग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्जिकल हैंड रब के लिए आपको अलग से एक पोस्टर फॉलो करना होगा WHO का, जिसमें कि ढेर सारे स्टेप्स के बारे में बताया गया है। और एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 17 स्टेप्स क्लियरली मेंशन है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देन हैंड मूवमेंट्स की बात की गई है। सबसे पहले हमें सोशल हैंड वॉशिंग की जो स्टेप्स हैं वो कितनी देर के लिए करना चाहिए, एटलीस्ट जनरल हैंड वॉशिंग हमें 10 से 30 सेकंड तक करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल हैंड वॉशिंग हमें मींस हैंड रब 20 से 30 सेकंड और हैंड वॉश 40 से 60 सेकंड तक करना चाहिए। सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 से 5 मिनट तक के लिए रिकमेंडेड है। चीजों को गंभीरता से देखिएगा, हैंड रब 20 to 30 सेकंड, हैंड वॉश जनरल हैंड वॉश मीन मेडिकल हैंड वॉश पेशेंट केयर एरिया में जो आप करते हो वो 40 to 60 सेकंड के लिए है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 to 5 मिनट्स के लिए है और एंटीसेप्टिक यूज करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कोई शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन WHO ने स्पेसिफिकली आइटम का नाम भी बताया हुआ है। HIC 3C में बात की गई है डॉग्नेशन अडेयर टू ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए और हमें अपनी सेपरेट SOP बनानी चाहिए। किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस, आइसोलेशन प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या देखना चाहिए, सेपरेट रूम हो, प्राइवेट रूम हो, गाउन मास्क ग्लव्स हो और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी हो। एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए N95 मास्क का यूज हो, प्राइवेट रूम हो, नेगेटिव प्रेशर हो, 6 to 12 एयर चेंजेस हो पर आवर। जो हमारे AHU के हैंडलिंग यूनिट लगती है, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसमें हम सेट कर देते हैं 6 से 12 एयर चेंजेस को लेके एटलीस्ट घंटे में एक बार। 3 नंबर पॉइंट पे यूनिवर्सल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशन को लेकर हमें फोकस करना चाहिए। जब भी हम ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ग्लव, मास्क, प्रोटेक्टिव आई gears, gown, contaminated needle should not be recapped. Use puncture resistant container for use of needle and other sharp items। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी कभी हम पेशेंट का कोई भी सैंपल लेते हैं या किसी भी तरीके के ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, उसके केस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। लेकिन आखिरी के एक पॉइंट में मैंने क्लियरली बोला है कि पंचर प्रूफ कंटेनर आपके पास हमेशा वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। HIC 3D में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन अडेयर टू सेफ इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हमारा उद्देश्य होना चाहिए टू प्रिवेंट निडलिस्टिक इंजरीज। हमें हमेशा इस बात पर फोकस करना चाहिए और अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए कि जब भी कभी हम कोई भी निडल का यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके के इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं या इन्फ्यूजन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हमें निडलिस्टिक इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन हमें करना चाहिए। डिस्पोजेबल ऑफ शाफ्ट का हमें हमेशा प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना चाहिए, उसे मिक्स नहीं करना चाहिए। टाइमली लाइन चेंजेस, हमें लाइन को चेंज करते रहना चाहिए। और आईवी सेट साइट जो है वो मॉनिटर करते रहने चाहिए। जहां पे भी आईवी साइट पे आप आईवी दे रहे हैं, इंट्रावीनस जो आप कर रहे हैं, जो फ्लूइड दे रहे हैं, जो भी चीजें आप दे रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, उस साइट को मॉनिटर करते रहना चाहिए, उसमें कोई चीज के इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। और एसेप्टिक प्रिकॉशंस आप लेते रहें। रब हैंड रब रूल को फॉलो करते रहें, मीन समय समय पे आप अपने हैंड वॉश या हैंड रब करते रहें। यहाँ पे 3 चीजों को फोकस किया गया है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्यूजन प्रैक्टिसेस के लिए। इसमें नंबर 1 पॉइंट में कहा गया कि निडल्स एंड सिरिंजेस आर सिंगल यूज डिवाइसेस, हमें सिर्फ एक बार ही यूज करनी चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 1 पेशेंट और यूज टू ड्रॉ अप एडिशनल मेडिकेशन, हमें एक से अधिक बार यूज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में कहा है डू नॉट एडमिनिस्टर मेडिकेशन फ्रॉम अ सिंगल डोज वाइल और आईवी बैग टू मल्टीपल पेशेंट, हमें कभी भी एक मेडिकेशन से सिंगल डोज वाइल जो है और आईवी बैग जो होते हैं उससे मल्टीपल पेशेंट को मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लिमिट द यूज ऑफ मल्टीपल डोज वाइल एंड डेडिकेट देम टू अ सिंगल पेशेंट व्हेनेवर पॉसिबल। हमें हमेशा जो हॉस्पिटल में मल्टी डोज वाइल्स रखी होती हैं, जो इंजेक्शन जो एक से अधिक बार यूज करे जाते हैं या उनकी डोज एक से अधिक बार होती है, एक शीशी जो है वो 5 मरीजों पे भी यूज हो सकती है,
उसकी डोज जो है वो इतनी ज्यादा होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक निर्धारित समय सीमा कर देते हैं। जो NABH कहता है कि मल्टी डोज वायल का 28 दिन की लिमिट है। अगर एक बार वो ओपन हो गई है तो 28 दिन या मैक्सिमम 30 दिन तक आप उसे रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वो जो दवाई है वो एक ही मरीज पे यूज हो, कोशिश करें कि वो अन्य मरीजों पे ना यूज हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको एटलीस्ट एक इंजेक्शन की सिरिंज को एक ही मरीज पे यूज करना चाहिए, ये ऐसा रिकमेंडेड है। इंजेक्शन सेफ्टी चेकलिस्ट के तौर पे आपको इंटरनेट पे ढेर सारी चेकलिस्ट अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि आप अपने यहाँ फॉलो कर सकते हैं। HIC 3E में कहा गया है एन एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल यूज पॉलिसी इज एस्टेब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है NABH का HIC वाले चैप्टर के लिए। और यहाँ पे बात की जाती है एंटीबायोटिक पॉलिसी की। आप अपने हॉस्पिटल की एंटीबायोटिक पॉलिसी को आपको अलग से बनाना होता है, लेकिन आप उसे बनाते किस आधार पे? रेफरेंसेस के आधार पे, WHO की रिकमेंडेशन के आधार पे, और इंडिया की भी एक गाइडलाइन है नेशनल एंटीबायोटिक पॉलिसी को लेके, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने हॉस्पिटल की ओन एंटीबायोटिक पॉलिसी बना सकते हैं। यहाँ पे जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो और उसका यूज करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? नंबर 1, हम अपने पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी यूजेस को ध्यान में रखते हैं कि कौन से पेशेंट पे किस मेडिसिन का यूज हो रहा है, कहीं गलत मरीज पे गलत मेडिसिन का यूज तो नहीं हो रहा है, या जिस पेशेंट की ड्रग रेजिस्टेंस किस तरीके की है, क्या हमने ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट कराया है नहीं कराया है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हमने कराया है नहीं कराया है। देन हम देखते हैं कि पेशेंट का जो भी कल्चर हम करा रहे हैं, हमें हमारी जो भी एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए वो कल्चर की रिपोर्ट के आधार पे करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है और पेशेंट जब आता है तो कल्चर हम भेजते भी हैं तो भी उसकी रिपोर्ट 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद ही आती है, इससे पहले नहीं मिलती है। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, लेकिन जैसे ही आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में आती है तो आपको अपनी एंटीबायोटिक का रिकमेंडेशन चेंज कर देना चाहिए जो आपने पहले यूज की थी। अगर रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन हो उसके आधार पर ही हमें अपनी प्रैक्टिसेस को रखना चाहिए। और हमें एक लिस्ट अपने हॉस्पिटल में जरूर बनानी चाहिए कि कौन से रेस्ट्रिक्टेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिसको कि हमें फोकस करना है। यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला भी है कि आप एक गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल यूजेज पॉलिसी शुड आइडेंटिफाई एज अ लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफ एनी। ठीक है, इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, WHO की एक स्पेसिफिक गाइडलाइन भी है, यहाँ पे मैंने जिक्र किया है उसका। जब आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो एटलीस्ट साल में एक बार अपडेट करनी होती है। और अ गुड रेफरेंस गाइड टू डेवलप एंटीबायोटिक पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बाय WHO 2011। 2011 की जो WHO की गाइडलाइन है उसकी मदद लेके आप अपने हॉस्पिटल की पॉलिसी बना सकते हैं और साल में एक बार इस पॉलिसी को आपको अपडेट करना होता है। HIC 3F में बात की गई है, द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट द एंटी माइक्रोबियल यूज पॉलिसी एंड मॉनिटर रेशनल यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी कभी हम पेशेंट के ऊपर हम एंटीबायोटिक का रिकमेंडेशन देते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, रेशनल यूज को ध्यान में रखते हुए और उसकी मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, हमें पेशेंट को करेक्ट ड्रग देना चाहिए। नंबर 2, हमें सही रूट से ड्रग देना चाहिए और बेस्ट रूट से ड्रग देना चाहिए। नंबर 3, इन द राइट अमाउंट, हमें राइट क्वांटिटी या राइट अमाउंट में ड्रग की यूज करनी चाहिए या रिकमेंडेशन करनी चाहिए। नंबर 4, एट ऑप्टिमम इंटरवल्स, हमें जो ऑप्टिमम इंटरवल्स होते हैं उनके आधार पे ही हमें पेशेंट को रिकमेंडेशन देना चाहिए। मींस आपकी जो दवाई की फ्रीक्वेंसी है उसका डिसीजन आपको लेना चाहिए ऑप्टिमम बेसिस पे। नंबर 5, फॉर द अप्रोप्रिएट पीरियड, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए ही वो एंटीबायोटिक चलाई जाए। अब ये डिपेंड करता है कि वो गाइडलाइन क्या कहती है कि कौन सी एंटीबायोटिक पे कितने दिन का रिकमेंडेशन है। नंबर 6, आफ्टर एन एक्यूरेट डायग्नोसिस, आपको हमेशा दवाई देनी चाहिए एक्यूरेट डायग्नोसिस होने के बाद, यानी कि पेशेंट की चीफ कंप्लेंट के आधार पे
आपने पूरा स्टेटमेंट भी नहीं सुना, उसकी पूरी हिस्ट्री भी नहीं ली और आपने एंटीबायोटिक रिकमेंड कर दी। आपको एटलीस्ट पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, चीफ कंप्लेंट को समझना चाहिए और एक एटलीस्ट फाइनल डायग्नोसिस ना भी बन पाए तो एटलीस्ट एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बननी चाहिए और जो कि एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरह ट्रीट हो और उसके बिहाफ पे ही आप अपनी एंटीबायोटिक का रिकमेंडेशन करें। साथ ही साथ जब भी कभी हम रेशनल यूज की बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो हमें अपने हॉस्पिटल में एक एंटीबायोटिक जस्टिफिकेशन फॉर्म जरूर बनाना चाहिए और जिस फॉर्म के तहत हमें देखना चाहिए कि कुछ दवाइयां वो बिना जस्टिफिकेशन के पेशेंट पे यूज ना की जाएं, जो कि हायर लेवल एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, जिनका मैंने नीचे जिक्र भी किया है, रिजर्व ड्रग के नाम से भी आती हैं। अगर आप किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या किसी भी सीनियर कंसल्टेंट से बात करेंगे तो उसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कोलेस्टीन, ठीक है, मेरोपेनम, डोरीपेनम, ठीक है, पैंकोमाइसिन और ढेर सारी दवाइयां मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जिसमें हमें स्पेसिफिकली डॉक्टर से पूछना होता है कि आपने इस दवाई को चलाने से पहले आपने पेशेंट की कल्चर रिपोर्ट देखी या नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो दवाइयां हैं जो कि हमारी लास्ट एंटीबायोटिक के ऑप्शंस होते हैं। अगर हम मरीज को पहले ही यूज कर देंगे तो इन फ्यूचर उसकी बॉडी में वो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएगा और बाद में अगर वो चाहेगा भी तो भी इन दवाइयों के प्रयोग से उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी होंगी उसकी बॉडी में और इन फ्यूचर उसको जरूरत पड़ने पे इन दवाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं हो पाएगा। सो NABH और अदर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एंटीबायोटिक का यूज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और रेशनल तरीके से ही किया जाना चाहिए। HIC-3G में कहा गया है कि आपको अपने हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम डिफाइन करना चाहिए। अब इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी अपनी एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाएं, हर 3 महीने में उसका एक सर्विलांस ऑडिट करें, सर्विलांस ऑडिट के आधार पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी अपने कुछ डिसीजंस ले कि कौन सा एंटीबायोटिक हमारे यहाँ ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा कितनी बार हमारे यहाँ कल्चर जा रहा है, कितनी बार नहीं जा रहा है, क्या स्टेटस है, सब चीजों को प्रैक्टिस को देखे। लेकिन एटलीस्ट एक प्रोग्राम बनाए जिसमें इस तरीके के डिस्कशंस करें कि किस तरीके से हम अपने प्रैक्टिसेस को सुधार सकते हैं। NABH जो HIC-3G में कह रहा है वो यही बात कह रहा है, लेकिन NABH साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये एक्सीलेंस कैटेगरी में आएगा। मींस जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद अपने हॉस्पिटल का NABH का रीएक्रेडिटेशन करा रहे होगे तो वो इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपने कोई भी एंटीबायोटिक स्टूडियोशिप प्रोग्राम आपने बनाया नहीं बनाया है। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यहाँ पे बात की जाती है कमिटमेंट की, एक्टिविटीज की जो आपने बनाई अपनी टीम के थ्रू, और इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इन्फेक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और एडवर्स इवेंट जो एंटीबायोटिक यूज से रिलेटेड होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। इस टीम को लेके एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है उसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हो सकता है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्लिनिशियंस हो सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं मीन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, और लेबोरेटरी स्टाफ हो सकते हैं। HIC-4 में बात की गई है, ओवरऑल जो फोकस है यहाँ पे वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट सर्विसेज को लेके, और यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज में जो आता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि HIC-4 जो फोकस्ड है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स पे और अदर सपोर्टिंग सर्विसेज पे। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यहाँ पे ये जो पहले जो था वो HIC-2 में आता था, लेकिन अब ये HIC-4A में आ गया है। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल को लेके स्पेसिफिकली क्या कहा गया है, यहाँ पे बात की गई है इंजीनियरिंग कंट्रोल की, सुपर स्पेशलिटी ओटी और जनरल स्पेशलिटी ओटी की, कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा ओटी हो जो मॉड्यूलर ओटी में आता हो। मॉड्यूलर ओटी के साथ साथ आपके हॉस्पिटल की ओटी में एयर हैंडलिंग यूनिट लगी हो, हैपा फिल्टर का यूज किया गया हो, और समय समय पे आप उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रहे हो, और एटलीस्ट फ्रेश एयर चेंजेस। सुपर स्पेशलिटी में जो रिकमेंडेड है वो है आपके एटलीस्ट 4 एयर चेंजेस होने चाहिए फ्रेश और 20 एयर चेंजेस होने चाहिए रूटीन, ठीक है, इंटरनल, जो कि आप अपने एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। हैपा फिल्टर
आपके हॉस्पिटल में होना चाहिए, आपकी ओटी के अंदर सीलिंग में लगा होता है ऑलरेडी, और ये डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ हेपा फिल्टर जो होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ओटी के साइज पे। कितनी बड़ी ओटी है उस हिसाब से नंबर ऑफ फिल्टर लगते हैं, मींस एक या एक से अधिक फिल्टर की रिक्वायरमेंट ओटी के एरिया से नाप के की जाती है। ओटी के रूम टेम्परेचर का रिकमेंडेशन कितना है वो बताया गया है, 21 to 24 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी कितनी बताई गई, 20 to 60 डिग्री है। आइडियल 55 होती है, 55 से अगर ज्यादा होती है तो हमें फोकस करना चाहिए। फिर यहाँ पे बात की गई है जो जनरल ओटी है या ऑप्थेल्मोलॉजी की ओटी है, बेसिक सर्जरी की ओटी है, तो वहां पे क्या फोकस है, सेम पैरामीटर्स हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। और अगेन यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि हेपा फिल्टर का जो यूज है वो ओटी के साइज के हिसाब से होता है, और उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि कितने हेपा फिल्टर इस ओटी में लगेंगे। बाकी रूम टेम्परेचर की रिकमेंडेशन, ह्यूमिडिटी की रिकमेंडेशन और एयर चेंजेस की रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कंट्रोल में जो फोकस किया जाता है वो कुछ और इश्यूज हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं। सबसे पहले एयर कंडीशनिंग प्लांट जो लगा है आपका ओवरऑल, उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से हो रही है, उसका रिकॉर्ड क्या है। एसी के फिल्टर की क्लीनिंग कब कब होती है, उसका रिकॉर्ड। एएचयू की डक्ट की क्लीनिंग या फिर एएचयू के फिल्टर की क्लीनिंग। एयर हैंडलिंग यूनिट का मेंटेनेंस का रिकॉर्ड। फिल्टर्स के रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड। अगर किसी भी तरीके का कोई भी फंगल दिखाई देता है तो उसको लेके स्पेसिफिकली हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रिवेंशन ऑफ फंगल कॉलोनाइजेशन शुड बी इंक्लूडेड, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। वाटर सप्लाई रिसोर्सेज पे हमें फोकस करना चाहिए। सिस्टम ऑफ सप्लाई को लेके हमें फोकस करना चाहिए। वाटर क्वालिटी का टेस्ट कराना चाहिए, ओटी की एयर क्वालिटी का टेस्ट कराना चाहिए, और हैपा फिल्टर की टेस्टिंग करानी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो वाटर फिल्टर है, यहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी हम चेक करते हैं वो एटलीस्ट 3 महीने में एक बार करते हैं। ओटी की एयर की क्वालिटी साल में एक बार करते हैं, और हैपा फिल्टर की क्वालिटी भी साल में एटलीस्ट एक बार करते हैं। और ये इंटरनली नहीं होती है, एक्सटर्नल एजेंसीज को हमें बुलाना होता है, वही आके इन चीजों को करते हैं। लेकिन एसी की क्लीनिंग, फिल्टर की क्लीनिंग और एएचयू की डक्ट की क्लीनिंग या फिर एएचयू के फिल्टर की क्लीनिंग हमें एटलीस्ट महीने में एक बार करनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। HIC 4B में कहा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान टू रिड्यूस अ रिस्क ऑफ इंफेक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन। यहाँ पे बात की गई है हॉस्पिटल में जब आप अपना HIC का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि जब जब आपके हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन होगा या किसी भी तरीके का रिनोवेशन होगा तो आपको उसे प्लान तरीके से करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, और वहां पे एक कॉशन बोर्ड लगाना चाहिए कि इस एरिया में इस तरीके का रिनोवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप इधर पे ना जाएं, आम पब्लिक के लिए भी और स्टाफ के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। HIC 4C जहां पे बात की जा रही है हाउसकीपिंग को लेके, हाउसकीपिंग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हाउसकीपिंग में हमें ध्यान रखना है कि क्लीन तरीके से हमें चीजों को मैनेज करना है, कंफर्टेबल होने चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ हो। क्लीनिंग जो है वो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क एरियाज को अलग अलग कैटेगराइज करके करी जाए। अब ये हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया और लो रिस्क एरिया आपको लिस्ट बनानी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पे कौन से लेवल का डिसइंफेक्टेंट यूज होगा ये भी ध्यान देना होता है। देन प्रोफिलैक्टिक एंड कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन एक्टिविटीज को हमें फोकस करना होता है। इक्विपमेंट क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन को लेकर हमें ध्यान रखना होता है, और इसका ध्यान हम CSSD के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार निकल के आता है कि हमें जो है कैसे क्लीनिंग, डस्टिंग कैसे करनी चाहिए। डस्टिंग ऑफ एनी सॉर्ट इनसाइड द क्लिनिकल एरिया शुड बी अवॉइडेड, हमें वहां पे डस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ऐसा कहाँ लिखा है कि हम वहां पे आईसीयू में या अदर जगह पे डस्टिंग नहीं कर सकते, या वहां पे हम मॉपिंग नहीं कर सकते, या फिर वहां पे हम झाड़ू का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आप सीडीसी की गाइडलाइन जो 2008 की गाइडलाइन है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की, वहां पे इस बारे में पूरा जिक्र है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो नई गाइडलाइन आई है, इंडिया में जो नई गाइडलाइन आई है स्वच्छता गाइडलाइन फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि जो भी क्लिनिकल एरियाज है वहां पे डस्टिंग अलाउड नहीं है, इट शुड बी अवॉइडेड। HIC 4 में कहा गया है, 4D में कहा गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट का हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए और हमें गवर्नमेंट रूल्स 2016, 2018 और 2019 के जो अमेंडमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते अपनी एसओपी बनानी चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि डिफरेंट कैटेगरीज को हमें फोकस रखना चाहिए। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे रिसर्चेस किए हुए हैं और जिस रिसर्चेस के आधार पे रिपोर्ट दी गई है कि 85% नॉन हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, 10% इन्फेक्टिव वेस्ट जनरेट होता है और 5% नॉन इन्फेक्शियस बट हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें केमिकल, फार्मास्यूटिकल और रेडियो एक्टिव आइटम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट की कैटेगरी को डिफाइन करा गया है 3 कैटेगरी में। बेसिकली इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में है, ना कि केवल 3, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस को भी सब कैटेगरीज में डिफाइन करा गया है। अब यहाँ पे इन्फेक्शियस में आ जाता है शार्प, नॉन शार्प, पेशेंट कंटामिनेटेड वेस्ट, प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, एंड नॉन इन्फेक्शियस में आ जाता है किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लेबोरेटरी वेस्ट, स्पेसिमेन एंड पैथोलॉजी टिश्यूज। NABH के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन में टोटल 10 कैटेगरीज को डिफाइन करा गया है बायोमेडिकल वेस्ट की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कैटेगरी 2 एनिमल वेस्ट, कैटेगरी 3 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, कैटेगरी 4 शार्प वेस्ट, कैटेगरी 5 डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइकोटॉक्सिक ड्रग, कैटेगरी 6 सॉइल वेस्ट, कैटेगरी 7 सॉइल वेस्ट, category 8 liquid waste, category 9 incineration ash and category 10 chemical waste। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, जिस अमेंडमेंट में ढेर सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि all bedded healthcare units maintain and update on day-to-day basis on biomedical waste management register, display the monthly record on its website according to the biomedical waste generation in term of category and color coding as specified in schedule 1। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डेली का एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना होगा कि टोटल वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, किस किस कैटेगरी का, मींस कोड येलो में जो वेस्ट आता है वो कितनी केजी आपका जनरेट हो रहा है डेली, कोड रेड में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोड व्हाइट में कितना जनरेट हो रहा है, सबकी कैटेगरी आपको बनानी होगी। और साथ ही साथ एक एनुअल रिपोर्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन को जमा करनी होगी और इसको हर 2 साल में आपको क्लियरली बना के अपडेट भी करना होता है। यहाँ पे यह लिखा है कि आपको मेक अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वेबसाइट विद इन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। आपको इंटरनली अपने साल में एक बार रिपोर्ट बनानी होती है और एटलीस्ट 2 साल में एक बार आपको इसको पब्लिश भी करना होता है। बायोमेडिकल वेस्ट अथॉरिटीज को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी को आपको इसे सबमिट भी करना होता है। आप सभी लोग हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट की कलर कोडिंग की कैटेगरी से बेहतर तरीके से ऑलरेडी अवेयर है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे हॉस्पिटल में जो नेक्स्ट हमारा फोकस रहता है लॉन्ड्री एंड लिनन मैनेजमेंट को लेके रहता है। तो HIC 4E में कहा गया है कि हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी है, अगर वो लिनन एंड लॉन्ड्री की इन हाउस फैसिलिटी है या फिर आउटसोर्स फैसिलिटी है, NABH 4th एडिशन जो बनाया गया था वो ये मान के बनाया गया था कि हर हॉस्पिटल में इन हाउस फैसिलिटी होगी। लेकिन कई बार हॉस्पिटल में इन हाउस फैसिलिटी नहीं होती है लॉन्ड्री की, तो NABH 5th एडिशन में दोनों प्रोविजन दिए गए हैं। यदि आपके हॉस्पिटल में इन हाउस फैसिलिटी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और अगर आपके हॉस्पिटल में आउटसोर्स फैसिलिटी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिनन आपको ध्यान रखना है।
सेग्रीगेशन ऑफ लिनन आपको ध्यान रखना है, जिसमें सीवियरिटी ऑफ सॉइलिंग, मतलब इसमें क्या जनरल डर्टी लिनन और सॉइल्ड डर्टी लिनन को आपको अलग अलग रखना है और उसी हिसाब से प्रोसेस करना है। फिर आपको हाइपोक्लोराइड 1% सोल्यूशन से आपको उसे डिसइंफेक्ट करना है। वॉशिंग एरिया में प्री वॉश, मेन वॉश, रिंसिंग, एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग, ये चारों एरिया आपको डिफाइन करने होते हैं और उन एरिया के आधार पे आपकी कैटेगरी बनती है लॉन्ड्री एरिया की और आपको प्रॉपर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान अगर स्टरलाइजेशन की जरूरत होती है, लिनन को आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए स्टरलाइज करना पड़ता है, जैसा कि कई हॉस्पिटल में होता भी है कि ऑटोक्लेव करते हैं लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एरिया के लिनन को, तो हम उसे स्टरलाइजेशन भी करते हैं। देन आयरनिंग एंड फोल्डिंग करते हैं और प्रॉपर स्टोरेज में संभाल के रखते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन मींस लॉन्ड्री डिपार्टमेंट से गंदे कपड़े कैसे आएंगे और लॉन्ड्री से साफ सुथरे कपड़े कैसे वार्ड्स में और अदर क्लिनिकल एरियाज में कैसे जाएंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होगा, वो सारी चीजें आप ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे HIC 4F में बात की गई है किचन और फूड हैंडलिंग इश्यूज से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन अडहेयर टू किचन सैनिटाइजेशन एंड फूड हैंडलिंग इश्यूज, जिसमें क्लियरली बोला गया कि सबसे पहले तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट मीट आउट करनी होगी, मतलब कि उस एरिया का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फूड हैंडलिंग का, जो कि FSSAI आपको देती है। पॉइंट नंबर 2 में आप किसी भी तरीके की परचेसिंग कर रहे हैं और रॉ मटेरियल का रिसीविंग कर रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल का रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो देखा जाता है। फिर उसकी स्टोरेज देखी जाती है, रूम टेम्परेचर देखा जाता है, फ्रिज का टेम्परेचर देखा जाता है, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर देखा जाता है कि आप मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसकी कोई रिकॉर्ड रख रहे हो नहीं रख रहे हो। फिर वेजिटेबल को लेके या फूड प्रिपरेशन के एरिया में जहाँ पे कटिंग, वॉशिंग और कुकिंग का एरिया है वो सेपरेटली क्लियर है या नहीं है, अलग अलग है या नहीं है। हॉट स्टोरेज एंड सप्लाई एज पर डाइट प्लान इशूड बाय द डाइटिशियन, आप कैसे मैनेज कर रहे हो कि खाने को गर्म कैसे रखोगे, गर्म सप्लाई कैसे होगी पेशेंट तक, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, ट्रॉली है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। जनरल क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, किस तरीके से आप अपने किचन का जनरल क्लीनिंग करते हो, उसका कोई रिकॉर्ड रजिस्टर है या नहीं है, पेस्ट कंट्रोल का आपके पास रिकॉर्ड रजिस्टर है या नहीं है, इस चीज को लेकर आप ध्यान में रखते हो। देन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ किचन स्टाफ, आप रखते हो नहीं रखते हो, हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है। इन्फेक्शन कंट्रोल एस्पेक्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर आपका कोई प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया, और जो भी किचन से वेस्ट जनरेट होता है उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो। स्पेसिफिकली मैं आपको एक बार यहाँ बताना चाहूंगा कि जो वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, उसके लिए हमें अलग से एक ग्रीन कलर का डस्टबिन रखना होता है। उस ग्रीन कलर के डस्टबिन में ही हमें फ्रेश फूड जो वेस्ट है उसको हमें उसमें डाल के सप्लाई करनी होती है। फर्दर उसका फर्दर ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे हो वो अलग से आपको जस्टिफाई करना होता है। सो यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्टैंडर्ड 5 के साथ में, और स्टैंडर्ड 5 में जो ओवरऑल फोकस है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ऊपर है। और यहाँ पे हमें जो रिकमेंडेशन दी गई है वो इस बात पे दी गई है कि हमारी जो केयर बंडल चेकलिस्ट है उसका यूज होना चाहिए, और जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन हो, चाहे वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो या कोई अदर तरीके का इन्फेक्शन हो, हमें सारी चीजों पे फोकस रखना चाहिए। और जो 5A कहता है वो कहता है द ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जो यूटीआई के केसेस होते हैं, सीए यूटीआई के जो केसेस होते हैं, आप उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले हमें सीडीसी की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। और सीडीसी की गाइडलाइन में किन चीजों पर फोकस किया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इंसर्ट कैथेटर ओनली फॉर अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, जरूरत पड़ने पे ही हम कैथेटर इंसर्ट करें। पॉइंट नंबर 2, लीव कैथेटर इन प्लेस ओनली एज लॉन्ग एज नीडेड, जितनी जरूरत हो उतने दिनों के लिए उसे आप कैथेटर को लगा रहने दें। पॉइंट नंबर 3, एंश्योर दैट ओनली प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पर्सन इंसर्ट एंड मेंटेन कैथेटर, सिर्फ जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वही कैथेटर को इंसर्ट करें और उसकी देखभाल करें। पॉइंट नंबर 4, इंसर्ट कैथेटर यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक एंड स्टाइल इक्विपमेंट, एक्यूट केयर सेटिंग्स को लेके यहाँ पे फोकस किया गया है, और इंसर्शन करते समय आपको एसेप्टिक टेक्निक और स्टाइल इक्विपमेंट का ही यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5,
फॉलो असेप्टिक इंसर्शन एंड मेंटेन अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, हमें क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मेंटेन अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो, हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो को ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कंप्लाई विद सीडीसी हैंड हाइजीन रिकमेंडेशन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हमें सीडीसी के द्वारा दी गई गाइडलाइन में हैंड हाइजीन किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए वो देखना चाहिए, और कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बात की गई है HIC 5B में कि यहाँ पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से रिलेटेड बात की गई है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रादर देन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीडीसी की गाइडलाइन को जाएं और देखें, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन मैं आपको और बताता हूं जिसमें कि इसका एक स्कोरिंग पैटर्न भी दिया गया है। इस स्कोरिंग पैटर्न में क्या है, इस स्कोरिंग पैटर्न में ये कहा गया है कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं क्रिटिकल केयर की, उस क्रिटिकल केयर प्रैक्टिसेस में एक स्कोरिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है जिसमें कि बैप को स्कोर किया जाता है, और अगर वो स्कोर 6 या 6 से अधिक आता है तो हम उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का सस्पेक्टेड केस मान लेते हैं। HIC 5C में कहा गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन टू प्रिवेंट कैथेटर लिंक्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें जो फोकस किया गया है, अगेन यहाँ पे सीडीसी गाइडलाइन को फोकस किया गया है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट अलग से बनाए हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पॉइंट नंबर 1, रिमूव अननेसेसरी सेंटर लाइन, जरूरत नहीं है तो सेंटर लाइन को हटा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फॉलो प्रॉपर इंसर्शन प्रैक्टिस, हमें इंसर्ट करते समय सेंटर लाइन को प्रॉपर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट प्रॉपर इंसर्शन प्रैक्टिसेस। पॉइंट नंबर 4, कंप्लाई विद सीडीसी हैंड हाइजीन गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस। पॉइंट नंबर 5, यूज एप्रोप्रिएट एजेंट फॉर स्किन एंटीसेप्सिस। पॉइंट नंबर 6, चूज प्रॉपर सेंटर लाइन इंसर्शन साइट। पॉइंट नंबर 7, परफॉर्म एडिकेट हब एक्सेस पोर्ट डिसइंफेक्शंस। पॉइंट नंबर 8, प्रोवाइड स्टाफ एजुकेशन ऑन सेंटर लाइन मेंटेनेंस एंड इंसर्शन। यहां से HIC 6 स्टार्ट होता है, और HIC 6 में जो फोकस किया गया है वो डेटा की कैप्चरिंग को लेके और उसकी मॉनिटरिंग को लेके किया गया है। सो HIC 6A में कहा गया है कि द स्कोप ऑफ सर्विलेंस एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट ट्रैकिंग एनालाइजिंग ऑफ इंफेक्शन रिस्क रेट एंड ट्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे हम इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को फोकस करते हैं तो हम क्या क्या ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, क्या वो चेकलिस्ट के थ्रू हो रहा है, और जब वो डेटा आ जाता है तो आप उसे एनालाइज कैसे करते हो, उसका रेट्स कैलकुलेट करते हो या नहीं करते हो, और उसकी जो रिस्क है इन्फेक्शन का उसको ध्यान देते हो या नहीं देते हो, कैलकुलेट करते हो नहीं करते हो। इसके लिए मैंने डेटा कलेक्शन को लेके हमने यहाँ पे फोकस किया गया है, और यहाँ पे इंटरवल्स को हमें डिफाइन करना होता है, हमें मंथली रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, फिर हमें उसमें ध्यान देना होता है कि हमें जो फॉर्मूला सजेस्ट करे गए, लाइक CAUTI का फॉर्मूला है, बैप का फॉर्मूला है, क्लैप्सी का फॉर्मूला है, और SSI का फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी हमें बताया गया है NABH स्टैंडर्ड्स में। उस फॉर्मूला का ध्यान में रखते हुए उसका यूज करते हुए हमें अपने डेटा को कैलकुलेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि नंबर ऑफ CAUTI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैथेटर डेज इन 2000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज वापस ले जाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ HIC 6B में कहा गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ डेटा डन इज रेगुलरली बाय इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। जो भी परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो, जो भी डेटा आप बनाते हो, उसका वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन कौन करेगा? आपका इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, जो आपके हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होगी वो उस चीज को वैलिडेट करेगी और उसे वेरीफाई करेगी अपना सिग्नेचर करके। HIC 6C में कहा गया है सर्विलांस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आइडेंटिफाई हाई रिस्क एक्टिविटीज। यहाँ पे हम जो हाई रिस्क एक्टिविटीज को लेके बात कर रहे हैं उसमें हमें अपने हाई रिस्क एक्टिविटीज की जो
पॉइंट है, मोड ऑफ सर्विलेंस है, किस तरीके से हम उन्हें फोकस करेंगे, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, उस सब के बारे में बात की जा रही है। आगे मैं एग्जांपल देते हुए समझाता हूं आपको कि यूज ऑफ हैंड हाइजीन, जैसे अब हमें हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है। यहाँ पे HIC 6D की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात आ जाती है सर्विलेंस इंक्लूड मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद हैंड हाइजीन गाइडलाइंस। यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि ये NABH 4th एडिशन में HIC 3E में आता था, और यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन दी जाती है WHO हैंड हाइजीन चेकलिस्ट की। और हैंड हाइजीन चेकलिस्ट का सैंपल कुछ इस तरीके का है कि हमें हर एक कैटेगरी का पेशेंट स्टाफ को फोकस करना चाहिए, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ हो, उन सबको हमें हैंड हाइजीन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो लोग कब कब हाथ धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं तो हैंड रब कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं, या उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और जब हम अपना डेटा कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कंप्लायंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इनटू 100। हमें देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि ऑब्जर्विंग अ प्रोसीजर वेयर 2 अपॉर्चुनिटीज मिस्ड आउट, द टोटल अपॉर्चुनिटीज वाज 10। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 अपॉर्चुनिटी थी और उसने 2 अपॉर्चुनिटी के समय हैंड वॉश या हैंड रब नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करके उसकी कंप्लायंस को कैलकुलेट करेंगे। HIC 6E में कहा गया है कि सर्वेलेंस इंक्लूड मैकेनिज्म टू कैप्चर द occurrence ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेसिफिकली लोग क्लिनिकल एरिया से नहीं है, यहाँ पे जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से एक सेशन रख दूंगा, और जो लोग इस चीज के बारे में ज्यादा उत्सुक होंगे जानने के, उनको मैं क्लियरली समझा दूंगा। यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें क्या करना होता है। हमें हर महीने में और हर 3 महीने में एक सर्वेलेंस ऑडिट करना होता है, जिस ऑडिट के दौरान हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया निकल के आ रहे हैं, जो पेशेंट के लिए हम जब हम ब्लड के कल्चर लगा रहे हैं या ड्रग कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें किस किस तरीके के ड्रग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके के बैक्टीरिया हमें मिल रहे हैं। तो उसके आधार पे हमें अपनी जो रिकमेंडेशन देनी चाहिए एंटीबायोटिक पॉलिसी में, उस सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उस सब डेटा को ऑर्गेनाइज कराया जाए, सर्विलांस ऑडिट कंडक्ट कराया जाए, सर्विलांस ऑडिट के आधार पे उसके डेटा को मॉनिटर किया जाए और फर्दर रिकमेंडेशंस दी जाए। उसमें 3 चीजों को फोकस किया जाता है, MRSA को और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लेके, और BRE को लेके, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस को लेके हम कुछ चीजों को फोकस करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि इन सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। HIC 6F में कहा गया है कि सर्विलेंस इंक्लूड मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हाउसकीपिंग सर्विसेज। हमें हाउसकीपिंग सर्विसेज को मॉनिटर करना चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए, और उसके लिए हम क्या देखते हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट में हम ढेर सारे पैरामीटर देखते हैं, लाइक ब्रश द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, डस्टिंग, टॉयलेट वॉश, वॉश बेसिन क्लीनिंग, ढेर सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बनाते हो और उन सारे पॉइंट्स को मॉनिटर करते हो कि भाई दिन में कितनी बार उसकी क्लीनिंग हो रही है। सुबह, दोपहर को और शाम को एटलीस्ट 3 बार तो उसकी क्लीनिंग होनी ही चाहिए, और वो उसकी इफेक्टिवनेस को लेके आप उसे क्रॉस चेक करते हो इस चेकलिस्ट के थ्रू। HIC 6G में कहा गया है कि आपको फीडबैक लेना चाहिए अपने सर्विलेंस डेटा का, जो आप रेगुलरली फोकस कर रहे हो, जो भी NABH से रिलेटेड डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हो, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, उसको मॉनिटर करना चाहिए, कमेटी के सामने रखना चाहिए, डेटा प्रेजेंट करना चाहिए और उसका फीडबैक लेना चाहिए। HIC 6H में कहा गया है the organization identify and take appropriate action to control outbreak of infection। जब भी कभी किसी भी डेटा में आपको कोई आउटब्रेक दिखाई देता है या कोई चेंजेस, बड़े चेंजेस दिखाई देते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने कुछ दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कभी कोई हम एक्शन लेते हैं या कोई हमें डेटा दिखाई देता है या हमें कोई चेंजेस दिखाई देते हैं अपने डेटा में, एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ जो इन्फेक्शन हमें आ रहे हैं डेटा में वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं,
तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन को लेके हम जब एक्शन लेंगे तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और एक्शन लेंगे कंट्रोल करने को, आउटब्रेक को लेके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी टीम होगी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, वो क्या करेगी, सबसे पहले डायग्नोसिस को वेरीफाई करेगी उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के। हम देखेंगे कि वर्क कैसे करना है, पर्टिकुलर डेवलप और वर्क केस डेफिनेशन, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के इन्फेक्शन पे हमें काम किस तरीके से करना है, हमें कौन कौन से इनिशियल कंट्रोल मेजर्स बनाने होंगे, कैसे हम आउटब्रेक को कंफर्म करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, हम केसेस को सर्विलेंस पे लेंगे, टाइप ऑफ केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउटब्रेक के केस में, लाइक कोविड के केस का एग्जांपल आप ले सकते हो कि कितने केसेस कोविड के आ रहे हैं। अगर टोटल पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में 10 आ रहे हैं दिन में, तो उसमें से कोविड वाले कितने थे, कौन से एरिया से थे, किस तरीके के थे, उनकी हिस्ट्री लेना, वो सारी चीजें यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। Then find the cases, evaluate the previous experience of the hospital with the organism and disease। अगर आप उस तरीके के ऑर्गेनिज्म या उस डिजीज से पहले भी आप हैंडल कर चुके हो सिचुएशन को, तो आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसा था, आपने पिछली बार कैसे मैनेज करा था, उस सिचुएशन को आप अपना उस पर फोकस करते हो और लास्ट टाइम के डेटा को और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो। देन यहाँ पे हम एक एपिडेमिक कर्व बनाते हैं। एपिडेमिक कर्व में क्या होता है, हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर में ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कौन से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, किस तरीके के केसेस हैं, किस तरीके की पॉपुलेशन से आ रहे हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग नॉन एजुकेटेड हैं, क्या लोकेशन उनकी कॉलोनीज, कौन कौन सी कॉलोनीज से हमें केसेस आ रहे हैं, कौन से सिटीज से आ रहे हैं, कौन से गांव से आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमें ग्राफ के थ्रू समझना होता है। और फर्दर फिर उसके बाद हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल की, एजुकेट करते हैं अपने स्टाफ को उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस एपिडेमियोलॉजी के बारे में, रिकमेंडेड पॉलिसी बनाते हैं और उसका चेंजेस करते हैं। जो भी रिकमेंडेड पॉलिसी है उसमें अपने चेंजेस का सजेशन देते हैं। जैसे कि कोविड का अगर पेशेंट आया है, सबसे पहली बार जब कोविड हमें पता लगा था, तो उसके बारे में हमने क्या करा, यही सब करा था जो हमने ये स्टेप बनाए हैं कि हमने डायग्नोसिस वेरीफाई करी कि किस तरीके के केसेस में हमें मिल रहा है, कौन से साइन एंड सिम्टम के केसेस में हमें कोविड मिल सकता है, तो उनसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या हमें करना है, किस तरीके की रिपोर्टिंग करनी है सीएमओ ऑफिस को, स्टेट लेवल पे, वो सारी चीजें हमने कोविड के दौरान सीखी हैं। अगर आप कोविड का एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं और आप बेहतर तरीके से चीज को समझ पाएंगे। 6I में सर्विलेंस डेटा इज एनालाइज एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन। जो भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का डेटा आप कलेक्ट करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो और करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपने क्या लिए उसके अगेंस्ट में आपको वो नोट करने होते हैं अपनी कमेटी के मीटिंग मिनट्स में भी, और साथ ही साथ उसकी एक अलग से पीपीटी भी बनानी होती है। HIC7 में बात की गई है स्टेरिलाइजेशन को लेके, डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को लेके, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस को लेके। तो HIC7A में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस एंड एप्रोप्रिएट जोनिंग फॉर स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बात की जा रही है CSSD डिपार्टमेंट की। CSSD की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा या अदर स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिसेस के द्वारा आप इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और अदर डिवाइसेस को डिसइंफेक्ट करते हैं। और वहां पे जोनिंग की जो बात की जा रही है कि आपके हॉस्पिटल के CSSD की जोनिंग होनी चाहिए, तो जोनिंग में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लीन जोन, स्टेरिलाइज जोन, पैकिंग जोन और अनस्टेरिलाइज जोन, साथ ही साथ सप्लाई जोन और रिसीविंग जोन। सबसे पहले शुरुआत होती है रिसीविंग से। रिसीविंग से आती है अनस्टेरिलाइज जोन में, मींस वॉशिंग एरिया में, देन स्टेरिलाइज जोन में, देन पैकिंग जोन में और देन इशू जोन में, कि जहां से वो पैकिंग जो आइटम है, जो ड्रम्स हैं, वो सप्लाई होंगे। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में कहा गया है 7B में कि क्लीनिंग, पैकिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, स्टोरिंग एंड इशू ऑफ द आइटम इज डन एज पर द रिटन गाइडेंस। ये सारी चीजें आपको रिटन गाइडेंस के आधार पर करनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने चाहिए। और प्रोटोकॉल किसके फॉलो होंगे, CDC गाइडलाइन के, क्योंकि नीचे ऑलरेडी मैंने एक लिंक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। देन HIC7 में कहा गया है रीप्रोसेसिंग ऑफ सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, डिवाइसेस इज डन एज पर द रिटन गाइडेंस। मैंने शुरुआत में आपको समझाया था कि
आपको उन आइटम्स की लिस्ट बनानी होती है जो आइटम आपके हॉस्पिटल में रीयूज किए जाते हैं या फिर जो आइटम आपके यहाँ सिंगल यूज हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट बनानी होती है और जिसमें आप रीप्रोसेसिंग को लेके एग्जांपल आप ले सकते हो। वेंटिलेटर से रिलेटेड जो ट्यूबिंग्स हम रीयूज करते हैं, कैथ लैब में हम कुछ आइटम रीयूज करते हैं, ओटी में भी कुछ आइटम हम रीयूज करते हैं, इवन कुछ लोग तो नेबुलाइजेशन के मास्क भी रीयूज करते हैं। सो किस तरीके से आप उन्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हो, एनएबीएच का फोकस इस चीज पे होता है कि आप उसे किस तरीके से डिसइंफेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से स्टरलाइज कर रहे हो, आप उन्हें वो चीज समझानी पड़ती है और उससे संबंधित उसकी एसओपी एनएबीएच एसएसओ को दिखानी होती है। यदि आप वो दिखा देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू पूरा हो जाता है। HIC 7D, यहाँ पे बात की जा रही है कि CSSD में जो वैलिडेशन टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में। अब यहाँ वैलिडेशन टेस्ट को लेके मैं आपको बता दूं, हम कुछ स्ट्रिप्स का यूज करते हैं और हम ये देखते हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हो। तो HIC 7D में वही कहा गया है कि जो भी रिकमेंडेशन दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आगे यहाँ पे क्लियरली कुछ पॉइंट रखे हैं कि स्टरलाइजेशन की जो वैलिडेशन टेस्ट होते हैं, जो क्लास 1 का इंडिकेटर जो है वो प्रोसेस कंट्रोल इंडिकेटर कहलाता है, क्लास 2 का इंडिकेटर लोड कंट्रोल कहलाता है, एयर रिमूवल टेस्ट कहलाता है और लीक टेस्ट इंडिकेटर कहलाता है। क्लास 5 का इंडिकेटर जो है वो बैच कंट्रोल इंडिकेटर कहलाता है और उसके अलावा हमें यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज करना होता है। अब ये जो क्लास 5 इंडिकेटर है वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर हफ्ते में एक बार यूज करना होता है, लेकिन जो क्लास 5 इंडिकेटर है वो आपको हर एक बैच में, हर एक ड्रम में डालना होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, जैसे कुछ ये इस तरीके के स्टिकर्स होते हैं जो कि हमें वहां पे लगाने होते हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना होता है। इन स्टिकर्स को जब हम यूज करते हैं और वैलिडेशन टेस्ट के तौर पे उन्हें रिकॉर्ड भी करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है रेगुलर वैलिडेशन टेस्ट फॉर स्टरलाइजेशन आर कैरीड आउट एंड डॉक्यूमेंटेड। तो एक तो आपको इन स्टेप का यूज करना चाहिए, रिकमेंडेशन है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए अपने पास रिकॉर्ड रजिस्टर के थ्रू या अदर फाइल के थ्रू। HIC 7E में कहा गया है the established recall procedure is implemented when a breakdown in installation system is identified। आपको रिकॉल प्रोसीजर की एक सेपरेट एसओपी बनानी होती है। अब ये रिकॉल प्रोसीजर क्या है? ये रिकॉल प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूं कि जब भी कभी CSSD में जो भी आइटम इंस्टॉलाइज किए जाते हैं, अगर कोई भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है और उसको जब वार्ड में ड्रम भेज दिया जाता है और जब वो ड्रम ओपन किया जाता है या वो ट्रे ओपन की जाती है और उसमें इंडिकेटर जो अंदर पड़ा होता है इस तरीके का और उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो आपको पता लग जाता है कि ये स्टरलाइज हुआ ही नहीं है, डिसइंफेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसे वापस भेज देते हैं। जब आप उसे वापस भेज देते हैं तो CSSD डिपार्टमेंट क्या करता है, चेक करता है कि उस पर्टिकुलर लोड में कितने सारे ड्रम और स्टरलाइज किए गए थे, उन सबको भी वो वापस मंगाता है कॉल करके, उन सारे डिपार्टमेंट को फोन करता है और वो कहता है कि इस डेट में जो ड्रम आपको स्टरलाइज करके दिए गए थे वो आप वापस भेज दीजिए, हमें उन्हें क्रॉस चेक करना है। इस पूरे प्रोसीजर को हम रिकॉल प्रोसीजर कहते हैं और इसके लिए हमें अलग से एक रिकॉर्ड रजिस्टर भी बनाना होता है, जिस रिकॉर्ड रजिस्टर में ऐसे इंसिडेंट होने पे उसकी एंट्री करनी होती है। ये CSSD डिपार्टमेंट का जो जोनिंग की हम बात कर रहे थे, उस जोनिंग के बारे में यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जोनिंग में हमें सॉइल जोन, क्लीन जोन एंड स्टाइल जोन देखना होता है, देन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन पे फोकस करना होता है, पैकिंग एंड स्टरलाइजेशन पे फोकस करना होता है, ऑटोक्लेविंग और ETO स्टरलाइजेशन कौन सी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है ये देखनी होती है। स्टाइल स्टोरेज के लिए आपने अलग से रैक वहां पे यूज किए हैं नहीं किए हैं। मॉनिटरिंग वेरिएबल इंडिकेटर्स का आप प्रयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जैसे कि ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर है और ये क्लास 1 इंडिकेटर है, ठीक है। देन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। और जो जोनिंग है वो सॉइल जोन, क्लीन जोन एंड स्टाइल जोन में आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल की CSSD को। यहां से HIC 8 शुरू हो जाता है और ये आखिरी स्टैंडर्ड है, मैं आप सभी को बता दूं। इस आखिरी स्टैंडर्ड में बात की गई है हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने की, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से किसको, अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को। तो हमें क्या करना है, HIC 8A में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस
to reduce the risk of transmitting microorganisms among healthcare provider। जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि पेशेंटों के द्वारा या उनके कांटेक्ट में आने के द्वारा उनको भी दिया जा सकता है, या उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो आपको उस चीज को फोकस करना चाहिए और उसके लिए अपनी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज को लेके, उनकी अवेयरनेस को लेके, उनकी ट्रेनिंग को लेके। HIC 8B में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एन इम्यूनाइजेशन पॉलिसी फॉर इट्स स्टाफ। यहाँ पे बात की जा रही है अपने हॉस्पिटल के स्टाफ की इम्यूनाइजेशन को लेके, मींस वैक्सीनेशन को लेके। एटलीस्ट आपके हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए को लेके आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और टिटनेस का भी इंजेक्शन आपको लगना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का जो रिकमेंडेशन है वो स्पेशली फूड हैंडलर्स के लिए, किचन स्टाफ के लिए है, और अदर स्टाफ में हेपेटाइटिस बी की रिकमेंडेशन है। HIC 8C में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट वर्क रिस्ट्रिक्शन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी हमें रिस्ट्रिक्शंस है, वर्क की रिस्ट्रिक्शंस है, वो हमें डिफाइन करनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आइसोलेशन रूम्स का, या फिर उन मरीजों की हैंडलिंग के समय जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के पेशेंट हैं। जब भी कभी हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ कम्युनिकेबल डिजीजेस वाले पेशेंटों के साथ में टच में आता है या उनकी केयर करता है, तो हमें उनके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रखनी है, क्या क्या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, वो हमें डिफाइन करने होते हैं, उसकी ट्रेनिंग उन्हें देनी होती है, और उसकी इंस्ट्रक्शन हमें उन रूम या उस वार्ड के बाहर भी लगानी चाहिए। और हमें NABH स्टैंडर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि लोग उन इंस्ट्रक्शन और उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। HIC 8D में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट मेजर्स फॉर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर प्रिवेंशन। हमें यहाँ पे कुछ एक्शन लेने चाहिए, कुछ अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशंस करने चाहिए हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, जहाँ पे हम लोगों को क्या बताएंगे, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर से बचने के तरीके बताएंगे, और यदि कभी वो एक्सपोजर हो जाता है तो उन्हें किस तरीके से इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करनी है, इसके बारे में हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। HIC 8E में कहा गया है appropriate post exposure prophylaxis is provided to all staff members concerned। यहाँ पे बात की गई है जब भी कभी हम किसी भी तरीके का निडल स्टिक इंजरी हमें हो जाती है या किसी भी तरीके का ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोज हो जाता है, तो हमें तुरंत अपने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए या इमीडिएट सीनियर को इन्फॉर्म करना चाहिए, सो दैट हम आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड करा सकें। एक्सपोजर होने के बाद जो फर्दर प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाना है, वो आपको सारा कुछ हम उपलब्ध करा सकें, और एज अ एम्प्लॉय हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच।